हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की सीरीज़ में आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। आज के लेक्चर में हम वेक्टर कैलकुलस और ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर कैलकुलस से। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं ये आप अपने स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। वो सभी क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, इसी तरीके से वेलोसिटी है, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ जब हम पढ़ते हैं तो वेक्टर कैलकुलस में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं एडिशन, कि किस तरीके से दो वेक्टर्स का एडिशन किया जाता है। सबसे पहले वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग पॉइंट। और एडिशन करने के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है किसी वेक्टर का, से दिस इज ए वेक्टर और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है। ये इस तरीके से ज्वाइन है कि फर्स्ट वाले वेक्टर का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो दूसरे वाले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करने लग रहा है। जो दूसरा वेक्टर है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बी वेक्टर से। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है दिस वन, दिस इज ए प्लस बी। तो इस तरीके से ऐड किया जाता है। अगर सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो सब्ट्रैक्शन में आप क्या करेंगे कि इसको आप नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। जब आप इस डायरेक्शन में जब आप पॉइंट करेंगे इस वेक्टर को तो ये हमारे पास माइनस बी वेक्टर होगा। सो इस केस में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही यहाँ पर हो जाएगा a प्लस में माइनस बी, दैट मीन्स a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से आप पढ़ते हैं वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हो सकता है कि आप मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर के साथ। तो अगर मान लीजिए वो स्केलर क्वांटिटी m है तो इसको अगर आप a वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m a वेक्टर। अब यहाँ पर तीन केस हो सकते हैं। हो सकता है m जो है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है ये m जो है इसकी वैल्यू 0 हो सकता है m जो है ये लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी m इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 वेक्टर, जिसको आप नल वेक्टर भी कहते हैं। अगर m ग्रेटर देन 0 है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इसकी वैल्यू है 1, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a वेक्टर। ठीक है, तो a वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही सेम वेक्टर जो है वो m a वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, m a वेक्टर। अगर m की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 2a वेक्टर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो गया है। इसी तरीके से m लेस देन 0 है, जैसे मान लीजिए माइनस है -1। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ये a वेक्टर है तो माइनस a वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस a वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी के साथ आप एक वेक्टर क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से डील करेंगे। जब हम वेक्टर को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दो केस बनते हैं। पहला है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा जो है वो है हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब कि a डॉट b। ठीक है, दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम व्हिच इज सपोज थीटा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा a क्रॉस b, दिस इज इक्वल टू a b। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर साइन थीटा। और यहाँ पर क्योंकि दोनों वेक्टर्स का जब आप कर ले लेंगे या फिर आप कहें कि क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है और वो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास, इसलिए आपको एक वेक्टर इसके साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो n वेक्टर, n वेक्टर इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट कंटेन्स a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो देखो a डॉट b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a जो है और b जो है ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर a क्रॉस b 0 आ जाता है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि दोनों वेक्टर्स जो है वो क्या है, पैरेलल है। एक और केस यहाँ पर ये आता है कि जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, ये कम्यूटेटिव है, यानी a डॉट b की वैल्यू है b डॉट a के इक्वल, और यहाँ पर a क्रॉस b की वैल्यू है, ये एंटी कम्यूटेटिव होता है तो माइनस ऑफ b क्रॉस a हो जाएगा। ये आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं, a और b जो है वेक्टर कुछ भी आप सपोज करके। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि किस तरीके से दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट लिया जाता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है कि r इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab कोस थीटा। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा a यानी कि मैग्नीट्यूड इसका हो स्क्वायर प्लस में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट। ठीक है, सो ये हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस के बारे में हम यहाँ पर स्टडी किया, जो आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम में स्टडी किया था। इसके बाद में लैप्लेशियन ऑपरेटर है, ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, इनके बारे में हम एक बार स्टडी करते हैं। मैथमेटिकल में वेक्टर एनालिसिस में जो हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है, इट इज डिफाइंड एज आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस में के कैप डेल बाय डेल जेड। अब ग्रेडियंट जब आप इसका लेंगे, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा डेल फाई से इसको प्रेजेंट करते हैं आप। यहां पर फाई जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि यहां पर ये कोई भी हमारे पास स्केलर फंक्शन है, आप इसको स्केलर फंक्शन कह सकते हैं, स्केलर फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर जो ग्रेडियंट होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई और प्लस में के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। ठीक है, अब ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे पास अगर ये स्केलर फंक्शन है उसका आप ले रहे हैं यहाँ पर ग्रेडियंट, तो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए इसको ग्रेडियंट वेक्टर भी कहा जाता है। अब ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस जो होता है उसकी इक्वेशन होती है दिस स्केलर फंक्शन दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और इसके नॉर्मल लगता है यहाँ पर, ठीक है, डेल फाई। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर जो है एक्ट करता है ग्रेडियंट ऑफ फाई। इस तरीके से जैसे आप स्टडी करते हैं स्केलर, हमारे पास में जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, दैट वाज एक्ट एज ए लेवल सरफेस, क्योंकि उस हर एक पॉइंट पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो उसके जब परपेंडिकुलर हम देखते हैं तो वो हमारे पास होती है डेल फाई वैल्यू, और डेल फाई ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल अगर हमारे पास में सेम होता है, तो अगर पोटेंशियल सेम है दैट एक्ट एज ए लेवल सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंट सरफेस या लेवल सरफेस, और हम जानते हैं कंडक्टर के परपेंडिकुलर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का डेल वी। ठीक है, और वी हमारे पास में साई है या फाई है, और वी हमारे पास में फाई है, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू डेल फाई। तो हमारे पास ये जो वेक्टर है, ये ग्रेडियंट वेक्टर, ये नॉर्मल लगता है, परपेंडिकुलर लगता है टू एनी लेवल सरफेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, तो वेक्टर क्वांटिटी मान लीजिए ए है। ठीक है, इस वेक्टर क्वांटिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास हैं a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो यहां पर डेल डॉट ए हो जाएगा डेल a1 बाय डेल एक्स प्लस डेल a2 बाय डेल वाई प्लस डेल a3 बाय डेल जेड। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी पॉइंट जो है उसके अबाउट ये वेक्टर ये सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है या सिंक की तरह। ठीक है, सोर्स मतलब कि एक पॉइंट, मतलब कि एक जो पॉइंट है वहां से ये वेक्टर जो है वो ओरिजिन उसका है। ठीक है, यानी कि सोर्स की तरह वो बिहेव कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो अगर लेस देन 0 आती है तो सिंक की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये किसी भी तरह एक्ट नहीं करने लग रहा है, ना ही तो वो सोर्स है ना ही वो क्या है, सिंक है। ठीक है, ऐसे केस में जब डेल डॉट ए 0 आता है, तो ऐसे केस में जो ए वेक्टर है इसको कहा जाता है सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड, सोलिनॉइडल वेक्टर फील्ड। ठीक है, लास्ट कर्ल हम पढ़ते हैं। तो कर्ल हो जाएगा डेल क्रॉस ए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आई कैप जे कैप के कैप। अब इसके कंपोनेंट लिखेंगे तो डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। अब इसके कंपोनेंट लिखेंगे तो a1 a2 और a3। सो ये वैल्यूज आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी होगी डाइवर्जेंस। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज ग्रेडियंट, दिस इज डाइवर्जेंस, ठीक है, एंड दिस इज कर्ल। कर्ल का मतलब हो गया किसी पॉइंट के अराउंड इस वेक्टर जो है, ये वेक्टर कितना ज्यादा कर्ल होने लग रहा है, रोटेट होने लग रहा है। जैसे अगर आप यहां पर लीनियर वेलोसिटी लिखते हैं तो यहां पर आ जाता है ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये आप पढ़ते होंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस इन द कर्ल। ठीक है, वहां पर आप मैथमेटिकल एनालिसिस में पढ़ते होंगे डेल क्रॉस वी की वैल्यू होती है 2 ओमेगा। ठीक है, वेरीफाई कराइएगा कि यहां पर प्लस है कि माइनस है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं यहां पर कि इसकी प्रॉपर्टीज हम कुछ जान लेते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानते हैं ग्रेडियंट जो है उसका हम डाइवर्जेंस लेते हैं। ठीक है, सो ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस, तो ग्रेडियंट का जब डाइवर्जेंस लेंगे तो कितना आएगा, यहां पर होगा डेल फाई ग्रेडियंट और इसका डाइवर्जेंस लेना है, तो इसकी वैल्यू आती है डेल स्क्वायर फाई।
ठीक है। ये जो डेल स्क्वायर फाई है यहाँ पर, जो डेल स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड लैप्लेशियन ऑपरेटर, इसको कहा जाएगा लैप्लेशियन ऑपरेटर। इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर हम देखते हैं ग्रेडियंट का कर्ल, ग्रेडियंट का कर्ल, तो यहां पर डेल क्रॉस डेल फाई, तो इसकी वैल्यू आती है 0। वेरीफाई करवा सकते हैं आप इसको, ठीक है। देखो वैसे भी जो डेल फाई है ये हमारे पास क्या है, ये फाई पोटेंशियल है। अगर डेल फाई की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डेल क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कर्ल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज 0 बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो हम जो है यहां पर फाइंड आउट करते हैं कर्ल का डाइवर्जेंस, ठीक है, कर्ल का डाइवर्जेंस। तो कर्ल का डाइवर्जेंस हो जाएगा डेल डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर, तो इसकी वैल्यू भी 0 आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी यहां पर 0 आती है। जैसे मान लीजिए ये डेल क्रॉस ए, मान लीजिए ए जो है यहां पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, तो डेल क्रॉस ए हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो डेल डॉट बी, तो यहां पर डेल डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। डेल डॉट बी की वैल्यू 0 होती है, ये एक मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई करवाता है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसके बाद कर्ल का कर्ल निकाल लीजिए, कर्ल का कर्ल, तो यहां पर हो जाएगा डेल क्रॉस ए, तो यहां पर तो प्रॉपर्टी लगेगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी की, ठीक है। तो यहां पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप यूज करेंगे यहां पर इसका फॉर्मूला, तो यहां से आ जाएगा डेल ऑफ डेल डॉट ए और माइनस में आ जाएगा डेल स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूला है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम स्टोक्स और डाइवर्जेंस थ्योरम स्टडी करते हैं। देखिए स्टोक्स और डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। अगर स्टोक्स थ्योरम की बात करें तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो लाइन इंटीग्रल है ए डॉट डी आर, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा सपोज कर्व है कोई सी, ठीक है, और यहां पर ही आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ए और डॉट में एन कैप डी एस, ठीक है, यहां पर ही आ जाएगा। अगर एक्स वाई प्लेन है उसके ऊपर अगर आप प्रोजेक्शन जो है डाल रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है यहां पर। नेक्स्ट इसके बाद है डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये हमारे पास में सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर आ जाएगा ए डॉट एन कैप डी एस और इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रिपल इंटीग्रेशन बी, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा डेल डॉट ए और डी वी, ठीक है। ध्यान देना यहाँ डाइवर्जेंस है, यहाँ कर्ल है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टडी करते हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। देखिए ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ये वो होते हैं जिनके जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, जैसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इसी तरीके से जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सभी के अंदर जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो आपस में नॉर्मल है, परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का नाम दिया गया है। इन जनरल हम नाम देते हैं इनका यू, वी और डब्ल्यू, ठीक है। और इनके जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होंगे वो हैं E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप। अब इनकी वैल्यूज भी देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं जिसमें x, y और z इन u, v और w से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा r वेक्टर या पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन केस x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो जैसे E1 वेक्टर यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल r वेक्टर बाय डेल u डिवाइडेड बाय डेल r वेक्टर बाय डेल u का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जब ये मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट करेंगे तो ये होता है स्केल फैक्टर, ठीक है, स्केल होती है h1, तो ये स्केल फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट में अगर आप फाइंड आउट करेंगे E2 कैप, दिस इज डेल r बाय डेल v, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल r बाय डेल v और इसकी वैल्यू आती है h2, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी h2। इसी तरीके से नेक्स्ट है h3। सो h1, h2 और h3 जो है ये स्केल फैक्टर्स होते हैं। गेट में क्वेश्चन भी आया था कि स्केल फैक्टर्स आपने फाइंड आउट करना था फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो जान लेते हैं एक बार कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से। सो फर्स्ट केस इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं r, phi और z। अब यहां पे r, phi और z क्या है? ये तो ऑब्वियसली हाइट है उस सिलेंडर की, ये रेडियस है
और ये एंगल है विच इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोई पॉइंट है सपोज P, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो R, फाई और Z हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब अगर हम R की बात करें तो देखो जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन जब हम डालेंगे एक्स वाई प्लेन पर तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो यहां पर जब सर्कल बनेगा तो कंप्लीट सर्कल के केस में जो रोटेशन होगा वो 0 से लेकर के 2 पाई फुल रोटेशन होगा। तो एक्स वाई प्लेन में जो फाई है ये हमारे पास में पॉइंट बनेगा। देखो ये प्रोजेक्शन मैंने डाला यहां पर, तो ये प्रोजेक्शन यहां पर मान लिया जाता है P डैश पॉइंट से, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये जो P डैश पॉइंट है ये हमारे पास उस सर्कल पर लाई करेगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो हमारे पास वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है, ये R वेक्टर है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा उस सर्कल की कितनी रेडियस है। अब जो सर्कल की रेडियस है वही तो सिलेंडर की रेडियस होगी, तो वही चीज क्या है, R है, ठीक है। ये हमारे पास R है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा R, ठीक है। और x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा फाई। तो ये सेम है जैसा आप डाल रहे हैं ना एक्स वाई प्रोजेक्शन, एक्स वाई जो है इस पे जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रोजेक्शन डालेंगे जो सर्कल बनेगा तो सेम हमने यूज किया है जैसा हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते हैं। आप सिंपली देख सकते हैं यहां से कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r cos फाई हो जाएगी और y इज इक्वल टू r sin फाई हो जाएगा। अब ये पॉइंट पे जब आप पहुंचोगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की कुछ ना कुछ हाइट आप मेजर करेंगे, वो आपके केस में z है, ठीक है, वो z हाइट है, ठीक है। तो z ही रहेगा इस केस में, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा R, फाई और Z। तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बात की। अब यहां पर जो स्केल फैक्टर्स आप कैलकुलेट करेंगे वो स्केल फैक्टर H1, H2 और H3, जैसे मान लीजिए मैं एक कैलकुलेट करके आपको बताता हूं। जैसे H2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो H2 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल R वेक्टर बाय डेल V, इसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर आ जाएगा डेल बाय डेल V कितना है, यहां पर फाई है, ठीक है। R वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि R कोस फाई आई कैप प्लस R साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा R दोनों में से कॉमन, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस में कोस फाई और जे कैप, ठीक है। और इसका हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा R अंडर रूट में साइन स्क्वायर फाई प्लस में कोस स्क्वायर फाई और दिस इज इक्वल टू R, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, R है। सिमिलरली इसकी वैल्यू आती है 1 और इसकी वैल्यू भी आती है 1, सो 1 R और 1, ये हमारे पास स्केल फैक्टर्स आते हैं किसके, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब देखिए इसमें जो वेरिएशन है, R का वेरिएशन, फाई का वेरिएशन और Z का वेरिएशन किस तरीके से है। देखो Z का वेरिएशन अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट जो है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो सकती है सिलेंडर की हाइट, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट होगी वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी। अगर फाई की बात करेंगे तो देखो कंप्लीट सर्कल बनेगा, जब सर्कल बनेगा तो फुल रोटेशन होगा एक्स वाई प्लेन के अंदर 0 से लेकर के 2 पाई तक, तो यहां पर हो जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई तक। और R जो है जो कि रेडियस है ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती है तो पॉजिटिव होगी, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ये हमारे पास में इस तरीके से वेरिएशन होता है। नेक्स्ट इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं R और थीटा और फाई। ये अब इस केस में जो R और फाई है ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये थीटा क्या है इसको हम समझते हैं। देखो ये हमारे पास में इसी तरीके से जैसे हमने पहले स्टडी किया था, ये पॉइंट है P, ठीक है, जो स्फेयर के अंदर होगा, ठीक है, कहीं पर भी। अब यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो R, थीटा और फाई हैं। जब इसका प्रोजेक्शन डालेंगे यहाँ पर तो प्रोजेक्शन जो स्फेयर का होगा एक्स वाई प्लेन में वो भी क्या है, एक सर्कल ही है, वो भी क्या है, एक सर्कल ही है। तो यहाँ पर एक सर्कल होगा और वो पॉइंट का नाम सपोज P डैश में वही दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये R वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड R होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ पर आप गलत होंगे, क्योंकि जो सर्कल बनेगा उसका जो रेडियस होगा और जो स्फेयर का जो होगा रेडियस दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप R वेक्टर नहीं कह सकते, हाँ इसको आप फाई कह सकते हैं, ये ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है ये तो है आपके केस में जो स्फेयर के ऊपर लाई करेगा, तो ये जो आपके पास में वेक्टर होगा ये होगा R वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड होगा R, विच इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर इस केस में। और Z एक्सिस के साथ में ये जो हमारे पास में लाइन होगी ये एंगल बनाएगा, दैट वाज थीटा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट थी।
अब इसका वेरिएशन अगर हम देखें तो देखो आर का जो वेरिएशन है वो तो 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थीटा का वेरिएशन अगर हम देखें तो देखो थीटा का वेरिएशन देखिए एक बार, फाई का तो सेम है, सर्कल है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, तो 0 से लेकर के 2 पाई तक सेम। लेकिन थीटा का वेरिएशन जब हम देखेंगे तो थीटा का वेरिएशन देखिए, जेड एक्सिस है, इसकी मिरर इमेज इधर हम देखें तो माइनस जेड एक्सिस होगा, तो थीटा का वेरिएशन होगा 0 से लेकर के पाई तक। अगर आप माइनस पाई से 0 भी करेंगे तो अगर आप ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस पाई से पाई तक अगर आप करेंगे यानी कि कंप्लीट अगर आप बात करेंगे तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर तो हमारे पास में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई में यहां पर इस प्लेन के अंदर एक्स भी था, माइनस एक्स भी, वाई और माइनस वाई 4 थे, ठीक है। तो यहां पर एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है और ये हमारे पास में माइनस वाई है। तो कंप्लीट अगर हम देखें तो ये कंप्लीट एक सर्कल बनेगा। तो यहां पर 0 से लेकर के 2 पाई तक है, लेकिन ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस में यहां पर माइनस जेड एक्सिस है, ये 0 से लेकर के पाई तक होगा, ठीक है। आप माइनस पाई से 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 बार काउंट नहीं करना है आपने कि माइनस पाई से पाई ले लिया आपने, या 0 से लेकर के 2 पाई तक ले लिया। तो ये कंप्लीट आप जो है नहीं लेंगे, 0 से लेकर के पाई तक लेंगे। तो यहां पर 0 to पाई, सो दैट इट डज नॉट काउंट ट्वाइस, ठीक है। अब इस केस में हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फिगर से अगर हम चेक करें तो फिगर में यहां पर जो एक्स की वैल्यू है, देखो यहां पर ये आर है, आर के 2 कंपोनेंट्स होंगे। जेड एक्सिस की तरफ अगर हम देखें तो यहां पर एक हमारे पास हो जाएगा आर कोस थीटा, तो जेड की वैल्यू तो सिंपली आर कोस थीटा है, और आर साइन थीटा जो है ये हमारे पास में टूटेगा एक्स वाई प्लेन के अंदर, और फिर फर्दर आप जो है उस एक्स वाई प्लेन के अंदर जो आर साइन थीटा टूटा है उसको आप इस कंपोनेंट को अगेन आप ब्रेक करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस जब हम बात करेंगे तो देखो फाई जो है एंगल बनाने लग रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, तो यहां पर हो जाएगा आर साइन थीटा और कोस फाई, ये हमारे पास होगा एक्स, और आर साइन थीटा साइन फाई ये हमारे पास होगा वाई, ठीक है। इसके साथ में आर साइन थीटा और कोस फाई, ठीक है, और इसके साथ आर साइन थीटा और साइन फाई। तो यहां पर सबसे पहले आर को 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, एक जेड एक्सिस के अलोंग और एक एक्स वाई प्लेन के अबाउट। एक्स वाई प्लेन के अबाउट फिर दोबारा से एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ में आपने ब्रेक करना है, तो ये हमारे पास में टोटल बन जाएंगे। अब यही वैल्यूज यहां पर आप रखिए, और साथ ही साथ यहां स्केल फैक्टर्स की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे H1, H2 और H3 की वैल्यू, तो वो आप याद रखना है क्या आती हैं, 1 R और R साइन थीटा। यही गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, 1 R और R साइन थीटा। अब एक लास्ट चीज और आती है विच इज लेंथ एलिमेंट, एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट, दोनों केस में, सिलेंड्रिकल में भी और स्फेरिकल में भी। वो और समझिए, देखिए यहां पर अगर लेंथ एलिमेंट की बात करेंगे, लेंथ एलिमेंट, तो लेंथ एलिमेंट की जो वैल्यूज आती हैं इस केस में वो होती है H1 dr, हो सकता है H2, यहां पर du यूज कर लीजिए, u, ठीक है, v और w, ठीक है। जैसे लेंथ एलिमेंट अगर आप लिख रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कितना हो जाएगा, H1 uv कितना होता है, r थीटा और फाई होता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा H1 dr r यूनिट वेक्टर, प्लस में H2 और d थीटा थीटा यूनिट वेक्टर, प्लस में H3 d फाई और फाई यूनिट वेक्टर, ठीक है। इनकी वैल्यूज कितनी होती है, 1 r r साइन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा dr r वेक्टर, r d थीटा थीटा वेक्टर, प्लस में r साइन थीटा d फाई और फाई यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये आया टोटल लेंथ एलिमेंट। अब इसी केस में अगर हम बात करेंगे एरिया एलिमेंट की, ठीक है, एरिया एलिमेंट DA, तो DA की वैल्यू होगी, देखो यहां पर ये हो जाएगी DL R DL थीटा, हो सकता है इसकी वैल्यू हो DL थीटा DL फाई, हो सकता है इसकी वैल्यू हो DL R DL फाई। सेम आप यूज करेंगे उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वहां पर हो जाएगा R और यहां पर फाई और Z, ठीक है। तो R फाई, फाई Z और R Z, ठीक है, इस तरीके से आप वहां लिखेंगे। अब इस केस में कब आपने कौन सा यूज करना है ये डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियस मान लीजिए कांस्टेंट है, उसकी जो रेडियस है वो आपको गिवन है, भी इसकी रेडियस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब जब रेडियस कांस्टेंट है तो यहां पर देखो इसमें R आने लग रहा है, इसमें R आने लग रहा है, ठीक है, तो ये तो वेरिएशन कर नहीं सकता, यहां पर ये वैल्यू होगी उस केस में। तो यहां पर जो एरिया एलिमेंट आप यूज करेंगे वो कितना हो जाएगा, DL थीटा DL फाई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन DL थीटा DL फाई, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहां से ये आ जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई। तो ध्यान रखना है ये होता है एरिया एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वॉल्यूम एलिमेंट, तो वॉल्यूम एलिमेंट में हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि DL R DL थीटा और DL फाई,
तो ये आ जाता है H1 H2 H3, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा dr d थीटा और d फाई, ठीक है। सो जैसे मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो 1r1 तो r और यहाँ पर आ जाएगा dr d फाई और dz, ये हो जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट dv, ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो यहाँ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लेशियन ऑपरेटर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है। देखिए ग्रेडियंट का अगर हम फॉर्मूला जाने तो ग्रेडियंट हो जाएगा डेल फाई, दिस इज इक्वल टू 1 बाय h1 डेल फाई बाय डेल u, और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो E1 कैप, प्लस में 1 बाय h2 डेल फाई बाय डेल v और E2 कैप, प्लस 1 बाय h3 डेल फाई बाय डेल w और E3 कैप। ये इजी था, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं डाइवर्जेंस, डेल डॉट ए वेक्टर, ठीक है। सो डेल डॉट ए वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिख लीजिए 1 बाई h1 h2 h3, ये स्केल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद डेल बाय डेल u, ठीक है, और a1 h2 h3 प्लस में डेल बाय डेल v h1 a2 h3, ठीक है, प्लस में डेल बाय डेल w और h1 h2 और a3, ठीक है। तीनों कंपोनेंट्स आ गए, a1 a2 a3, और बाकी जगह पे आप स्केल फैक्टर्स यूज कीजिए, h2 h3 h1 h3 और h1 h2, ठीक है। सो कर्ल का फॉर्मूला हो जाएगा डेल क्रॉस ए वेक्टर, तो 1 बाय h1 h2 h3, ठीक है, h1 E1 कैप, h2 E2 कैप, h3 E3 कैप। अब यहां तो सिंपल है, डेल हो जाएगा डेल बाय डेल u, डेल बाय डेल v और डेल बाय डेल w। यहां पर हो जाएगा h1 a1 h2 a2 और h3 a3, ये सिंपली फॉर्मूला होगा, ठीक है। और लास्ट हम बात करते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। सो डेल स्क्वायर, तो यहां पर इसकी वैल्यू होती है डेल डॉट डेल, ठीक है। तो जब आप कॉम्बिनेशन लिखेंगे ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का तो आ जाएगा 1 बाय h1 h2 h3, ठीक है, और डेल बाय डेल u, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा देखो 1 बाय, इस केस में हो जाएगा h1, ठीक है, ये तो ग्रेडियंट वाला है। डाइवर्जेंस के केस में h2 h3 और डेल फाई बाय डेल u, ठीक है, प्लस में इसी तरीके से आगे भी टर्म्स लिख देंगे, डेल बाय डेल v और 1 बाय h2 और h3 h1 और डेल फाई बाय डेल v, ठीक है। इसी तरीके से डेल बाय डेल w और 1 बाय h3 और ये आ जाएगा h1 h2 और डेल फाई बाय डेल w। तो मतलब ये दोनों फॉर्मूले जो है कंबाइन आपने यूज करना है। देखो 1 बाय h1 h2 h3 ये डाइवर्जेंस वाले फॉर्मूले से आया, डेल बाय डेल u ये यहां से डाइवर्जेंस वाले से आया, ठीक है। इसके बाद h2 h3 और डेल फाई बाय डेल u, ठीक है, तो h2 h3 यहां पर ये भी डाइवर्जेंस से आया, और 1 बाय h1 डेल फाई बाय डेल u ये ग्रेडियंट से आया है, ठीक है। इसी तरीके से अदर भी हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रखना है, ठीक है। इन सब का यूज होगा देखिए आगे जाकर के, जैसे मान लीजिए ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट का यूज कहां पर है, जैसे मान लीजिए आपको पोटेंशियल दे दिया किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप सिर्फ फाइंड आउट करवा ले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पर, तो कैसे आप मालूम करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का डेल वी। और आजकल जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं देता है पोटेंशियल, वो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में देता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास है डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस में जैसे डेल डॉट पी माइनस साइन के साथ दिस इज इक्वल टू रो बी होता है, यानी कि पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है इसका जब आप डाइवर्जेंस लेते हैं दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो अगर आपको पोलराइजेशन वेक्टर गिवन है और बाउंड चार्ज डेंसिटी आपसे फाइंड आउट करवाता है तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं डाइवर्जेंस वाला, एक एग्जांपल के तौर पे बताया, ठीक है। इसी तरीके से कर्ल है, तो कर्ल वाला तो सिंपली आपको दिख रहा होगा डेल क्रॉस ए, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का कर्ल ले रहे हैं, यानी आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में गिवन होता है, आज के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट आता है लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर में अगर आपको दे दिया मान लीजिए v, ठीक है, पोटेंशियल दे दिया आपको और आपसे फाइंड आउट करवा रहा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो आप सिंपली जो है यहाँ पर पॉइसन इक्वेशन का यूज कर लीजिए। सो डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस का रो बाय एप्सिलॉन, ठीक है। वैसे भी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो हमारे पास में आएंगे पोटेंशियल्स, उनमें जब सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशंस, उनके केस में हम लैप्लेशियन जो इक्वेशन है उनको हम यूज करेंगे और उसमें इन्हीं फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट डेल डॉट आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर। मैंने कहा था आपको कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो आता है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यहीं से उसका ओरिजिन है, ठीक है।
देखिए जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, डाइवर्जेंस जब इसका कैलकुलेट करेंगे, तो डाइवर्जेंस थ्योरम जो है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना यहाँ पर ये फंक्शन नहीं करता, ठीक है, ये नहीं करता है। देखिए कैसे, अगर आप फाइंड आउट करेंगे, ये आपको गिवन है किसमें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ आर का, ठीक है। अगर यहाँ पर आप यूज करते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट एन कैप डी एस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन और डेल डॉट ए और डी वी, ठीक है, ये हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर हो जाएगा, देखो ए वेक्टर, यानी कि यही हमें गिवन है, तो आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर, डॉट में ये हो जाएगा आर यूनिट वेक्टर, और डी एस, ये मैं आपको कहा था कि एरिया एलिमेंट, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर आप जो है डबल इंटीग्रेशन यूज करेंगे। देखो यहाँ पर आर जो है तो वेरी करेगा नहीं, डी थीटा डी फाई में निकाला है आपने, तो 0 से पाई और 0 से लेकर के 2 पाई तक, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर तो 3 इंटीग्रेशन लग रहे हैं तो तीनों वेरी करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो ए है ना, ये किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है, इसलिए आप इसमें जो आर वाली जो टर्म है सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/h1 h2 h3, ठीक है, डेल बाय डेल यू, और यहाँ पर आ जाएगा h2 h3 और a1, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। और जो dv की वैल्यू है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये यूज क्यों किया, क्योंकि ये डेल बाय डेल आर आएगा, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यही एग्जिस्ट करेगा, डेल बाय डेल थीटा या फिर डेल बाय डेल फाई तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो 1/r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर तो साइन थीटा जो है वो कांस्टेंट है, तो साइन थीटा हो जाएगा डेल बाय डेल यू, और ये आ जाएगा यहाँ पर जो है r स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ से r यूनिट वेक्टर बाय r स्क्वायर, ठीक है। पर इसका हमें ये जो कंपोनेंट है इसका हमें यूनिट वेक्टर नहीं लिखना ना, तो यहाँ पर हो जाएगा डॉट 1/r स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई r स्क्वायर साइन थीटा और डी आर डी थीटा डी फाई, ये आपने लिख दिया, 0 से r, 0 से पाई और 0 से 2 पाई। अब जरा इसकी वैल्यू देखिए एक बार, ये आर स्क्वायर से कैंसिल, r डॉट r 1 हो गया, साइन थीटा डी फाई, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई, ठीक है, सॉलिड एंगल है ये, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 4 पाई है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डेल बाय डेल यू, ये r है, और आप जानते हैं 1 का अगर आप डेल बाय डेल r के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसके लिए 0 आ गई, तो 4 पाई इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर जो है सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसको रिजोल्व करने के लिए यहाँ पर फिजिसिस्ट ने एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट या एक मैथमेटिकल क्वांटिटी या एक मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, विच इज कॉल्ड डिराक डेल्टा फंक्शन, डिराक डेल्टा फंक्शन। और इस फंक्शन जो है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर, इसको मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये डिराक डेल्टा फंक्शन जो होता है ना, ये एक नैरो स्पाइक होती है जिसकी हाइट जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है, सो इट इज ए इनफाइनाइटसिमली नैरो स्पाइक, ठीक है, हुज एरिया, ठीक है, अंडर विच द एरिया व्हेन वी कैलकुलेट दैट वैल्यू इज 1, ठीक है, उसके अंदर जो एरिया आएगा वो 1 होता है, यूनिटी होता है। और इसको जब हम डिफाइन करते हैं इसकी वैल्यू होती है डेल ऑफ एक्स, ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन, इसकी वैल्यू या तो हमारे पास इन्फिनिटी होगी या 0 होगी, इन्फिनिटी, ठीक है, ये कब होगी, जब x जो है हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, और 0 कब होगी, जब x डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, सच दैट एरिया अंडर दिस कर्व मस्ट बी 1, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल ऑफ x dx, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यूज होती है डिराक डेल्टा फंक्शन की मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर, वो मैं लिखवा देता हूं आपको, ये होती है f ऑफ x डेल्टा ऑफ x माइनस a dx, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पर यूज होती है, ठीक है। सो यहां पर क्या था कि जो हमारे पास ओरिजिन है, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 0 पर जब हम बात करें तो वहां पर जो इसकी वैल्यू है वो यहां पर 0 आने लग रही है, 4 पाई नहीं आने लग रही है, ठीक है, वहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब वैल्यूज पर 4 पाई जो वैल्यू आ रही है, तो ये एक ऑर्डिनरी फंक्शन का काम नहीं हो सकता है हमारे पास में, इसलिए एक डिराक डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 4 पाई डेल, 3 डायमेंशन इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, और यहाँ पर r वेक्टर, ठीक है, तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई डेल ऑफ r वेक्टर, ठीक है। जब r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसमें कितना वैल्यू आ गया इसका, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। और जब बाकी अदर केसेस की हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका केस बन रहा था।
सेकंड क्वेश्चन एक सिंपल सा केस लेते हैं कि हमारे पास जब एक सोलेनॉइड होता है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास में कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई और जेड कैप। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है, तो यहाँ पर जेड कैप आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से है और ये हमारे पास जो है ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये करंट आई है। अब आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो देखो दो केस बन सकता है। जब बी से आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करना है, अगर ए से हमें बी जाना होता तो हम सिंपली यूज कर देते हैं यहाँ पर बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। लेकिन यहाँ पर उल्टा केस बन रहा है, आपको जाना है यहाँ से जो बी से ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से वेक्टर पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? देखो एक तरीका तो ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो ए वेक्टर होता है इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बी क्रॉस आर। एक तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है। ठीक है, आगे जाकर इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है इस चीज को कि जब भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन होती है और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आपसे फाइंड आउट करवाता है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हाफ ऑफ बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई, रेडियस जो है वो आर है ऑफ ईच टर्म। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा जेड कैप क्रॉस आर कैप। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई आर बाई 2 जेड कैप क्रॉस आर कैप, तो हो जाएगा फाई कैप। ठीक है, यहां जो एम्पीरियन लूप जो है वो आप यहां पर जो मानेंगे वो मानेंगे एक यहां पर सर्कल। ठीक है, सर्कुलर लूप मानेंगे आप यहां पर। तो म्यू नॉट एन आई आर बाई 2 और ये जो फाई है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल। आप देख भी सकते हैं कि जो है अगर हम बात करें कि करंट इस टाइप से जा रहा है और कर्ल करें अगर आप फिंगर को बाय यूजिंग मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल, तो आप यहां पर पाएंगे कि फाई कैप ही आएगा। अब इसी को ही कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है। सो देखो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली यहां पर हो जाएगा ए डॉट डी एल वैक्टर दिस इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा डेल क्रॉस ए डॉट एन कैप डी एस। ठीक, और आप जानते हैं डेल क्रॉस ए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं बी डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना आ गया, ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है मल्टीप्लाई डीएल। तो अगर आप एम्पीरियन लूप यहां पर सर्कुलर मानेंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर, जिसका रेडियस कितना होगा, आर होगा। ठीक है, सो दिस इज आर, तो 2 पाई आर दिस इज इक्वल टू बी। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी गिवन है, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो ये से कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया म्यू नॉट एन आई आर बाई 2, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा आप यहां पर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड आपके केस में यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेक्टर पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू है m क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, जब आप एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बात करते हैं जिसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट z एक्सिस की तरफ है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं z एक्सिस की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास z एक्सिस यानी कि z कैप जो है इसके अलोंग है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इसका कॉरस्पॉन्डिंगली आपने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर इसकी जो डिपेंडेंसी वो किस पर है, आर पर है। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, आर पर है। और यहाँ पर अगर देखें तो देखो इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यूज करेंगे क्योंकि आर आने लग रहा है। तो देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जेड एक्सिस था, ठीक है, ये वो पॉइंट था, ठीक है, जो कि पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ग्रिफिथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इधर एम है, इधर कितना है, आर है, और इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा था। ठीक है, तो यहाँ पर एम क्रॉस आर ये कितना हो जाएगा, एम आर। ठीक है, और साइन थीटा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन बताइए, तो जेड कैप क्रॉस में आर कैप, तो यहाँ जाएगा एम आर साइन थीटा और जेड कैप क्रॉस आर कैप, तो आर फाई जेड विच इज फाई कैप। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, तो आ जाएगा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए इज इक्वल टू एम आर साइन थीटा फाई कैप दिस इज डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यानी कि एम साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और फाई कैप। ठीक है, अब आपने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 बाय H1 H2 H3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप, डेल बाय डेल U, डेल बाय डेल V और डेल बाय डेल W। फिर है H1 A1 H2 A2 और H3 A3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। सो यहाँ से आ जाएगा आपके केस में 1 बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है,
और 1r1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा r कैप, ठीक है, और r थीटा कैप और r साइन थीटा फाई कैप, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डेल बाई डेल r, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल फाई, ठीक है। और ये तो a1 a2 तो 0 है, फाई कंपोनेंट ही था सिर्फ, और वो कितनी वैल्यू थी उसकी, यहाँ पर इसकी वैल्यू थी m साइन थीटा और डिवाइडेड बाय एक और फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई आता है, ठीक है, आप ध्यान रखना उसको, म्यू नॉट बाय 4 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और m साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। और ऑब्वियसली h3 भी है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई की h3 तो इसकी वैल्यू होती है r साइन थीटा, ठीक है, h3 स्केल फैक्टर की वैल्यू होती है r साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से r कैप, तो देखो r कैप जो है डेल थीटा, ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में आपने जो है इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो m बाय r, तो m बाय r साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 2 साइन थीटा और फिर साइन थीटा का कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस में 0, ठीक है, फिर इसके बाद माइनस में r थीटा कैप, ठीक है, और ये हो जाएगा r के रेस्पेक्ट में, अब इसको करो तो कितना आएगा m साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाय r का कितना हो जाएगा -1 बाय r स्क्वायर, ठीक है, -1 बाय r स्क्वायर, और इसका आप ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई कितना है 1 बाय r स्क्वायर साइन थीटा, तो 1 बाय r स्क्वायर साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा आपके केस में m बाय यहाँ पर आ जाएगा r क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ना r क्यूब आ जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 2 कोस थीटा और r कैप, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो जाएगा m और साइन थीटा और डिवाइडेड बाय r क्यूब और थीटा कैप, ठीक है, तो m बाय r क्यूब और 2 कोस थीटा r कैप और प्लस में साइन थीटा कैप। सो ये हमारा आज का मैथमेटिकल बैकग्राउंड था और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इसके ऊपर आपके करवाए। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल जो है वन डायमेंशनल केस में, यानी कि वायर और रिंग के केस में। सो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।